गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज क्रिसमस है तो सबको क्रिसमस मुबारक। और आज ये साल का लास्ट संडे है, तो नेक्स्ट वीक में हम जब शुरुआत करेंगे तो नया साल आ जाएगा और फर्स्ट डे ही है, न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर पर मिल पाएंगे हम नेक्स्ट संडे। तो शायद अच्छी शुरुआत हो सकती है। और ये अभी डिस्कोर्सिस 1 भी ख़त्म होने जा रहा है। आज 24th मीटिंग पढ़ते हैं, एक ही मीटिंग बाकी रहेगी 25th डिस्कोर्सिस 1 में। फिर अगर सब ठीक चला तो फिर डिस्कोर्सिस 2 चालू करेंगे। देखते हैं, जैसी कुदरत की मर्जी इस तरह होगा। अब लास्ट मीटिंग में हमने एक जो डायग्राम है तावरिया जी के, उसमें 3B के बारे में काफ़ी बातें इसमें आई थी, तो हमने देखी थी। तो एक सवाल उठता है कि भाई ये डायग्राम जो है उसमें 3B काफ़ी ऊंची स्थिति बताते हैं, तो 3B और 3C में क्या अंतर है? तो तारिया जी ने इसमें स्पष्ट किया ही है कि 3B जो है वो स्थिति के अंदर जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है वो हमारे अंदर बहता रहता है। मतलब जो हमारा सेल्फ माइंड है वो सेल्फ माइंड नहीं रहता है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड ही पूरा ये बॉडी ब्रेन सिस्टम का कब्जा ले लेता है। और व्यक्ति जो है, जो कुछ उसको जानना समझना है वो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड थ्रू करता है। और 3C जो है उसके अंदर जो है वो फिर इससे भी आगे का स्टेप है, जिसमें फिर आत्मा के साथ इसका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। जो डिवाइन फ्रेगमेंट है वो डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ उसकी जो कम्युनिकेशन है वो शुरू होता है। तो डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ वो लास्ट स्टेज है, उसके अंदर ही फिर आगे जाके आत्म साक्षात्कार, निर्भीक समाधि वगैरह होता है, तो वो फाइनल है। पर फिर भी ये हर एक जो स्टेज है वो इसके अंदर सैकड़ों जन्म व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, 3B से 3C तक जाने में भी बहुत लंबा समय लगता है, कितने जन्म निकल जाते हैं, तब व्यक्ति 3B से 3C तक जाते हैं। तो 5 डायग्राम में समझने की बात यह है कि पहले जो 3 डायग्राम है, डायग्राम 1, 2 और 3A, वहाँ तक हम ये कंप्यूटर ब्रेन का उपयोग करते हैं, जिसको तावरिया जी कंप्यूटर ब्रेन करते हैं। मतलब कि ब्रेन का सेक्शन 1 हिस्सा जो आगे का IESM केंद्र वाला हिस्सा है उसका हम उपयोग करते हैं। और पीछे जो मेमोरी जो पड़ी है, मेमोरी पूल, जिसको 3A और 3B कहते हैं, वो मेमोरी पूल वाला जो हिस्सा है, तो ये दोनों हिस्सा का उपयोग हम डायग्राम 1, 2 और 3A तक में करते हैं। ये बात सब हमने पीछे भी कर चुके हैं, पर मैं बार बार ये सब रिपीट इसलिए करता रहता हूँ कि आपको याद रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति जो है कौन से स्थिति के अंदर है, कोई साधक है या संत है, तो इन डायग्राम से हम पता चल सकता है कि भाई ये व्यक्ति या ये साधक या ये संत इस स्थिति के होंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो 3B के अंदर जो है वो फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है और उसको डायरेक्ट परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन मतलब अब बीच में अब मेमोरी नहीं आती है। पहले जो हम थे तो मेमोरी के द्वारा हम सब कुछ देखते जानते थे, जो रिकग्नाइजेशन होता था वो मेमोरी द्वारा होता था। अब मेमोरी बीच में नहीं आती है, जो चीज़ जैसी है, जिसके ऊपर जैसी दृष्टि पड़ी, 3B की स्थिति में जो चीज़ के ऊपर जब स्थिति पड़ी दृष्टि, उसी दौरान उसी मोमेंट के ऊपर उसको सारी चीज़ों जो है वो समझ में आ जाता है, अनुभव हो जाता है ये क्या चीज़ है। उसको मेमोरी की ज़रूरत नहीं है जानने पहचानने के लिए। तो ये एक बहुत
ऊंची अवस्था है 3B कि 3B के अंदर व्यक्ति मेमोरी का उपयोग नहीं करते हैं, फिर भी सब कुछ जान समझ सकता है। तो ये एक खास चीज़ है। और 3C इससे भी आगे का स्टेज है, ये हमने देख लिया। अब आज की 24th मीटिंग की शुरुआत करते हैं। 24th मीटिंग 7 जुलाई 1983। तो 83 के अंदर तावरिया जी ने ये मीटिंग बम्बई में तोड़ी थी। डियर फ्रेंड्स, आई होप you have followed so far what I have tried to convey. The earlier notes are about the use of brain as an organ of thinking. All thinking is a neural process, mechanical, from automatic reflex action to logical thinking, including subjective thinking. But all thinking, whether incorrect or correct, all logical or subjective, result as painful or not painful. तो यहाँ पहले तो कहते हैं कि भाई ये जो मैं मीटिंग में जो ये नोट्स पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आता होगा जो मैं कन्वे कर रहा हूँ वो चीज़। और पहली बात जो वो कहते हैं कि लास्ट मीटिंग में अंदर मतलब 23rd मीटिंग के अंदर वो ब्रेन क्या है, मतलब थिंकिंग प्रोसेस के क्या क्या हिस्से हैं इसकी बात करते हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि ब्रेन क्या है, फिर इसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस के लिए मेमोरी पैटर्न का होना ज़रूरी है, फिर आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न और इनकमिंग इम्पल्स का होना ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनका इसके बारे में, फिर चित्त या चित्ती, ये सब चीज़ों जो है वो उसके बारे में उन्होंने 23rd मीटिंग के अंदर बताया था। पर कहते हैं कि ये जो भी थिंकिंग हमारी जो आज की थिंकिंग प्रोसेस है जिसको सो कॉल्ड थिंकिंग कहते हैं, जो रियल नहीं है, वो एक न्यूरल प्रोसेस ही है, मतलब ज्ञान तंतुओं द्वारा एक निर्मित की गई एक प्रक्रिया है। कुछ हम देखते हैं और हमारे अंदर उसके प्रति एक्शन रिएक्शन उत्पन्न होते हैं और इसी को वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ऑटोमेटिक मतलब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, देखा सुना और तुरंत रिएक्ट कर दिया, वो ऑटोमेटिक हो गया। तो ये न्यूरल प्रोसेस है, इसलिए वो मैकेनिकल भी है और वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के काम में आता है। कभी कभी उसका हम लॉजिकल थिंकिंग के रूप में भी उपयोग करते हैं। ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग भी होता है। हम लेफ्ट ब्रेन का उपयोग करते हैं, दलीलबाजी करनी है, कुछ जानना है, समझना है, तो वो लॉजिकल हमारा माइंड जो है लेफ्ट साइड का, उसका हम उपयोग करते हैं। और कभी कभी सब्जेक्टिव थिंकिंग मतलब स्वलक्षी, अपने बारे में जो है वो स्वलक्षी भी थिंकिंग पर ये सारा सब कुछ होता है। ये इसी तरह ये प्रोसेस है, ये जो थिंकिंग प्रोसेस जो है न्यूरल, मैकेनिकल, ऑटोमेटिक, इससे ही ये सारी चीज़ें बनती हैं। पर कहते हैं कि ये जो हमारा जो ये थिंकिंग प्रोसेस है वो चाहे कैसा भी हो, पर वो पेनफुल भी हो सकता है और नॉन पेनफुल भी हो सकता है। मतलब कि ये थिंकिंग से दुख भी उत्पन्न हो सकता है या दुख न भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये थिंकिंग जो है वो सुख के प्रति नहीं ले जाता है। शायद दुख न हो ऐसी स्थिति हो सकती है, नॉर्मल थिंकिंग में दुख नहीं है, पर ज़्यादातर जो थिंकिंग है और थिंकिंग का जो परिणाम है, क्योंकि कि थिंकिंग के ऊपर ही हमारा जो एक्शन है, कर्म है, उसका आधार थिंकिंग है। तो अगर गलत थिंकिंग है तो ज़्यादातर संभावना ये है कि हमारे अंदर जो ये है वो ये गलत थिंकिंग के कारण ये पेनफुल भी हो सकता है। बिसाइड्स ऑल थिंकिंग इज एन एडमिक्सचर ऑफ द 3 क्वालिटीज और गुणास, दैट इज तमस, रजस एंड सत्व। तो ये भी एक बात है कि हमारे अंदर हम जानते हैं कि भाई जो इनकमिंग इम्पल्स हमारे अंदर आता है तो वो 3 गुणों को लेके आता है, एक पैकेज आता है अंदर इनकमिंग इम्पल्स में। इसमें सत्व, रजस, तमस एक निश्चित प्रमाण में होता है और निश्चित प्रमाण में इस तरह की जो जिस तरह हमारा अंदर का स्ट्रक्चर है उसी मुताबिक ये रजस, सत्व, तमस हमारे अंदर आता है और फिर थिंकिंग की आगे की प्रोसेस होती है। The more primitive and selfish and self-centered the thinking, the more
of tamas and rajas qualities are exhibited and are predominant. Such a stage is shown in diagram 1. तो हम जब डायग्राम का स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि जो व्यक्ति है 2482 के रेशियो के अंदर, जिसका सत्व रजस तमस जो है वो 2482 के अंदर आता है, तो ऐसी व्यक्ति जो होती है वो खास करके सेल्फिश होती है, स्वार्थी होती है, और वो अपने बारे में ही ज़्यादातर सोचती रहती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब वो उसको हमेशा, अगर इसके विचार को वो खुद भी निरीक्षण करे तो उसको पता चले कि वो अपने बारे में ही सोचेगा, वो दूसरे के बारे में या कुछ और चीज़ जो है, कुछ कुदरत में, नेचर के बारे में, वो उसकी थिंकिंग में नहीं आएगा। उसके अंदर जो चलता रहेगा वो अपने बारे में, मैं किस तरह सुखी हूँ, मुझे किस तरह ये मिले वो मिले, मैं क्या करूँ तो ये ऐसा हो। इस तरह व्यक्ति अपने बारे में ही ज़्यादातर सोचता है। वो 2482 का डायग्राम वाला है। अब जब वो थोड़ा ऊपर उठता है और 5221 की ओर जाता है तो थोड़ा उसको क्या है कि थोड़ा सेल्फिशनेस से बाहर निकल के दूसरे के प्रति भी उसका थोड़ा सोचने का, दूसरों को किस तरह हम मददरूप बन सकते हैं या दूसरे के बारे में भी कुछ उसके अंदर नए विचार चालू हो सकते हैं। वो डायग्राम 2 में आते हैं। पर ये जो है, और ये जितने भी व्यक्ति सेल्फिश है या सेल्फ सेंटर्ड है, इसका मतलब ही ये है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तमस और रजस भरा हुआ है, और सत्व तो जो है वो बहुत कम प्रमाण में उसके अंदर होता है। As thinking becomes less self-centered and less selfish, not necessarily logical, for the most brilliant and logical brains can tend to be more self-centered and selfish and could be even more criminal and or brutal. That is, tamas and rajas intensities could be very high. अब कुछ व्यक्ति जो ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर ये सेल्फ सेंटर्स ओछे होते हैं, पर सेल्फ सेंटर्ड ओछा होने का मतलब ये नहीं कि ये व्यक्ति जो है वो लॉजिकल हो गई है, क्योंकि जो व्यक्ति लॉजिकल होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ऐसे ज़्यादातर व्यक्तियों के अंदर जो है वो एक क्रिमिनल टाइप का माइंड डेवलप होता है, या ब्रूटल, बहुत क्रूरता उसके अंदर होती है, और उसके अंदर कुट के रजस और तमस भरे होते हैं। इनकी इंटेंसिटी जो है रजस तमस की वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। मतलब इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर उन लोगों का बहुत एक्टिव होता है, ज़्यादातर एक्टिव रहता है। तो ये जो है वो इस तरह के जो व्यक्ति है, इसकी बात है, जो वो भी डायग्राम 1 के अंदर ही आएगा कि जो सेल्फ सेंटर्ड है और ऐसा क्रिमिनल, ब्रूटल वगैरह है। पर दूसरी व्यक्ति है जो सेल्फ सेंटर्ड कम है, उसके बारे में क्या कहते हैं? बट व्हेन थिंकिंग इज लेस एंड लेस सेल्फ सेंटर्ड एंड लेस सेल्फिश, more and more sattva quality comes in, and we have shown such a stage in diagram 2. तो अभी दूसरा डायग्राम वाली व्यक्ति जो 5221 के रेशियो के अंदर आती है, इस व्यक्ति के अंदर सेल्फिशनेस जो है, वो स्वार्थ है, वो कम है प्रमाण में। बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं होता है, पर एकदम कम है, क्योंकि वो दूसरे के बारे में भी सोचता रहता है। उसका थिंकिंग जो है वो दूसरे के बारे में भी कुछ सोचने के लिए वो मोटिवेट होता है, क्योंकि उसके अंदर सत्व की क्वालिटी ज़्यादा है। और नेचुरली जिसके अंदर सत्व की क्वालिटी ज़्यादा है, तो वो ऐसी व्यक्ति जो है वो दूसरे के प्रति, जगत के प्रति वो अपनी क्या फ़र्ज है, जगत के प्रति वो क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ जो है वो चीज़ें भी उसके समझ में और उसके थिंकिंग में आती है। तो ये 2 प्रकार के डायग्राम वाली व्यक्तियों का यहाँ बात की। अब आगे, व्हेन थिंकिंग इज वाइडर, मोर फॉर अदर्स गुड एंड नेवर सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश, care must be taken to see that it is not unnatural and for the sake of demonstrating it to the society. A state of thinking is reached
when tamas and rajas have no play and only sattva is predominant. अब जब थिंकिंग वाइडर होता है, थोड़ा व्यापक थिंकिंग होता है, तब जो है वो जो अच्छी जो चीज़ है, जो गुडनेस है, वो दूसरे के बारे में जो अच्छा क्या है वो सोचना उसका चालू हो जाता है, और वो जो सेल्फ सेंटर जो थे वो थोड़ा कम हो जाता है, सेल्फिशनेस जो है वो कम हो जाता है। पर एक यहाँ एक ये भी बताते हैं कि भाई केयर लेना जरूरी है कि ये हमारे अंदर चलो किसी के लिए अच्छा करने का भाव आया, पर ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं होना चाहिए दूसरों को बताने के लिए कि भाई देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैंने इसकी मदद की। कई लोग मदद तो करते हैं, फिर मदद करने के बाद गांव में जाके सबको बताने लगते हैं कि देखो मैं तो कितना दयालु हूँ, मैंने वहाँ जाके ये ठंडी के दिन है तो कई लोगों को ब्लैंकेट दिया, कई लोगों को खाना दिया, कई लोगों को ये दिया। तो वो जो उसने पुण्य अर्जित किया था, जो उसके लिए इसके अंदर जो एक अच्छी चीज़ बनी थी वो ख़त्म हो जाती है, वो एनकेस हो जाती है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, खास करके जो साधक है उसके अंदर तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जो कुछ करता है वो गुप्त रूप से करना है। उसको अगर किसी को मदद भी करनी है तो गुप्त रूप से करना है। जैसे जीसस क्राइस्ट कहते थे कि भाई तुम दान करो तो तुम्हारे दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, इस तरह दान करो। तो इस तरह हमारे अंदर भी कभी कुछ देने का भाव आता है तो इस तरह करना चाहिए कि कोई वो एग्जिबिट नहीं हो जाए, इसलिए। और फिर कहते हैं कि जब ये स्टेट के ऊपर जाता है थिंकिंग, इस तरह का अच्छा स्टेट के ऊपर, तब तमस और रजस जो है उसका कोई प्ले नहीं होता है, और सत्व जो है वो सत्व का वर्चस्व वो प्रीडोमिनेंट हो जाता है। दिस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग मे और मे नॉट बी नेसेसरीली लॉजिकल बट टेंड्स टू बी more and more correct and helpful, and we have shown such a stage in diagram 3a. सत्व इंटेंसिटी इज हाई। अब ये तीसरे डायग्राम की यहाँ बात करते हैं 3a की, कि जिसके अंदर अभी व्यक्ति के अंदर सत्व बहुत ज़्यादा जो है हाई मात्रा के अंदर वो बढ़ रहा है, और वो अपनी ये सेल्फिशनेस वगैरह है उसको तो वो निकाल ही देता है। उसके अलावा उसके अंदर दूसरों के प्रति कुछ मदद करने की भावना जागती है, और वो मदद भी करता है, और इस तरह मदद करता है कि दूसरों को वो पता ना चले, इस तरह वो मदद करता है। तो इस वो स्थिति है जो 3a की स्थिति, उसके अंदर रजस तमस का कोई प्ले नहीं रहता है और सत्व ही प्रीडोमिनेंट रहता है। इसकी इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी होती है। ऑल द टाइप्स ऑफ थिंकिंग फ्रॉम डायग्राम 1 to 3a are the processes of the brain computer, that is the brain computer 1, that is the forebrain, and computer 2 or hindbrain section 2a and 2b। अब जैसे हमने आगे भी बात की, इस तरह ये जो है डायग्राम 1 से लेके 3a तक के जो तीनों डायग्राम है या तीनों जो स्थिति है व्यक्ति की, उसके अंदर अभी भी जो ये ब्रेन कंप्यूटर है उसका काम काज तो चालू रहता है। मतलब अभी वो ये स्थिति पे नहीं आया है व्यक्ति के जहाँ उसका ब्रेन कंप्यूटर का काम करना बंद हो गया हो और डायरेक्ट यूडीएम से ही काम चल रहा है। जैसे शुरू में हमने बात की 3b के स्टेज के अंदर कि जिसके अंदर 3b के अंदर अब डायग्राम 3b के अंदर ये जो है वो ये कंप्यूटर जो है सेक्शन 1 और सेक्शन 3 वो काम नहीं करते हैं वो, क्योंकि सेक्शन मतलब कि ये जो डायग्राम 3b है उसके अंदर क्या होता है कि जो इम्पल्स आता है अंदर वो मेमोरी तक पहुंचता ही नहीं है, और मेमोरी तक पहुंचता नहीं है तो फिर वो कंप्यूटर अंदर चालू ही नहीं होता है। वो जो इम्पल्स आया वो साइड से, मतलब ये हमारे कान के ऊपर से 2 चैनल्स हैं, वहाँ से वो इम्पल्स जो है वो आगे फोर ब्रेन के अंदर चला आता है। वहाँ वो IESM के संपर्क में नहीं आता है, न पीछे मेमोरी के सेक्शन के संपर्क में आता है, न आगे IESM केंद्रों के ऊपर वो जाते हैं इम्पल्स, और वो डायरेक्ट वो जो है वो वहाँ से ही वो काम करते हैं।
इसीलिए उसको परसेप्शन कहा जाता है कि वहाँ से डायरेक्ट जो है वो उसकी दृष्टि में आ जाता है, समझ में आ जाता है। तो वो 3B की स्थिति है। पर ये 3A तक जो है ये दो कंप्यूटर, आगे वाला और पीछे वाला ब्रेन कंप्यूटर काम करता रहता है। These two computers are supported by the top soil of the midbrain but not the mass of midbrain proper। अब ये जो दो कंप्यूटर का उपयोग होता है, मतलब कि क्या होता है कि इम्पल्स अंदर आया, वो ब्रेन के अंदर तालुका से फिर वो अंदर जाता है और मेमोरी पैटर्न को मिलता है, और फिर ये दोनों जो ट्रैवलिंग करते हैं वो टॉप सॉइल पे के ऊपर से करते हैं। टॉप सॉइल मतलब वो ब्रेन के ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर की भूमि है, उसको टॉप सॉइल कहते हैं, और वहाँ से वो फिर आगे फोर ब्रेन तक जाते हैं। इसीलिए ये जो है वो इस प्रोसेस के अंदर टॉप सॉइल का मतलब ऊपर का हिस्से का उपयोग होता है। पर जो मास, जो मिड ब्रेन का मास है, मतलब कि जो वो एकत्रित हिस्सा है, मास जिसको हम जत्था भी कहते हैं या एकत्रित हिस्सा भी कहते हैं, वो उसका उपयोग यहाँ नहीं होता है, खाली टॉप सॉइल का उपयोग ये दोनों कंप्यूटर करते हैं। The chief characteristics of brain processes, that is computer 1 and 2 with the topsoil of midbrain, is that it is in a never-ending continuous state of agitation। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और साधक के लिए समझना भी ये जरूरी है कि जब तक हम ये कंप्यूटर का उपयोग करेंगे, मतलब 1 या 3, मतलब इम्पल्स अंदर आया और अगर मेमोरी को मिल गया और फिर जो स्थिति बनी अंदर, आगे जाके विचार बने, वो स्थिति को एजिटेशन कहते हैं। एजिटेशन माने कि एक उत्तेजना की अवस्था या विक्षुब्धि की अवस्था, और योग की भाषा में कहे तो चित्त वृत्ति। एजिटेशन की स्थिति में ही चित्त वृत्ति का निर्माण होता है, और वृत्ति होती है और विचार होते हैं। तो अगर विचार से ऊपर उठने की अगर साधक का ये ध्येय है, तो वो उसको ये जो है वो एजिटेशन का स्टेट से ऊपर उठना पड़ता है। मतलब जब वो 3B के पर पहुंचता है तभी ये एजिटेशन स्टेट नहीं होता है, और वहाँ चित्त की वृत्ति भी नहीं होती है। तो ये डायग्राम 1, 2 और 3A तक ये प्रोसेस चालू रहती है, और ये जो है वो एजिटेशन जो है नेवर एंडिंग कहते हैं, नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस। इसकी प्रक्रिया चालू ही रहती है। क्यों और कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 120 जो इम्पल्स अंदर आते हैं, स्पंदन अंदर आते हैं, और वो उसकी प्रोसेस बनती है, और वो एकदम फटाफट आगे की ओर चले जाते हैं और विचार बनता है। अब विचार एक बन गया, उसके पीछे तो दूसरा इम्पल्स तो आ ही चुका है, और वो उसने भी मेमोरी पैटर्न को मिल लिया, और उसके पीछे दूसरा विचार खड़ा ही है। तो इस तरह जो है वो कंटिन्यूटी एक बनती जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर लाइफ को समझना है, लाइफ के अंदर हम जो जीते हैं, वो जीवन के अंदर ये प्रोसेस अनिवार्य है। अगर ये 1 सेकंड में 120 इम्पल्स नहीं आते हैं और इस तरह चित्र नहीं बनाते हैं, तो फिर हम ये जीवन को या सामने जो दृश्य है उसको नहीं समझ सकते। जैसे कि अगर कोई फिल्म चल रही है और इसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर दें, तो किस तरह वो फिल्म चलेगी? एकदम फास्ट में हाथ ऊपर नीचे वो व्यक्ति करती होगी, दौड़ती होगी, वैसे चलती है, पर वो ऐसा लगेगा कि जैसे वो दौड़ रही है। तो किस तरह का ये हो जाएगा? तो ये जो है वो एक 120 जो अब अंदर आते हैं इम्पल्स, तो इस तरह के पिक्चर फॉर्म होते हैं, और वो ऐसे होते हैं कि जिसके द्वारा हम जान सके, समझ सके, और जीवन की जो गति है या जीवन के लिए जो जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है कि इस तरह के इम्पल्स आते हैं और ये खुलते रहते हैं, तो हम जीवन को जो चीज सामने है उसको देख समझ सकते हैं। इसीलिए ये प्रोसेस है। पर इसके अंदर एक ही है कि ये उत्तेजना की स्थिति हमेशा उसमें बनी रहती है। तो ये अंदर शांति नहीं रहती है, एक अंदर उत्तेजना रहती है, क्योंकि ये विचारों की गति है, और जहाँ विचारों की गति है वहाँ फिर एजिटेशन रहेगा, शांति कम हो जाएगी वहाँ। सेज पतंजलि कॉल्स दिस एजिटेशंस मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड स्टफ और द सेल्फ माइंड। तो मॉडिफिकेशन इसका मतलब ही वृत्ति। तो महर्षि पतंजलि ने इसीलिए उसको
जो है वो मॉडिफिकेशन या चित्त वृत्ति का, सेल्फ माइंड मतलब चित्त की वृत्ति, वो पतंजलि ने कहा। तो ये जो स्थिति है वो एक जीवन जीने के लिए तो ये जरूरी है, पर साधना में उतरने के लिए ये थोड़ा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। क्योंकि हम ध्यान के अंदर बैठते हैं, जप करने बैठते हैं, तो ये कंप्यूटर जो का हिस्सा है वो काम करता रहता है। खास करके IESN केंद्र जो काम करते रहते हैं, तो विचार अंदर बनते रहते हैं। तो हमें जो ध्यान करना है, जप करना है, तो वो जो पूरी एकाग्रता से या पूरे अंदर जो निष्ठा से करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। ये डिस्टर्बेंसेस हमेशा ये रहेगा जब ये कंप्यूटर 1 चालू रहता है। इसीलिए तो तावरिया जी ने, अगर आप दूसरी तावरिया जी की नोट पढ़ेंगे जिसके अंदर उन्होंने ब्रेन के 4 पार्ट्स बताए, डायग्राम नहीं, डायग्राम अलग है, डायग्राम जो स्थिति है, पर ब्रेन के जो फंक्शनिंग पार्ट है 4, हम पहले भी देख चुके हैं, 1 2 3 4, और उसके अंदर जो ये है वो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको ध्यान करना है या कुछ और साधना करनी है, तो आपको धीरे धीरे करके पहले तो ये ब्रेन 2 को डेवलप करना पड़ता है। ब्रेन 2 जो 2A है वो तो प्राकृतिक ब्रेन है, जो हमारे जो पूरे जन्मजात केंद्र जिसको कहते हैं, जो हमारे बॉडी को इंस्टिंक्टिवली चला रहा है, वो जो है वो ब्रेन 2A है। पर 2B जो है वो थोड़ा बहुत ऊंची स्थिति का है। वो जब उसके अंदर के कोष डेवलप होते हैं, सेल्स डेवलप होते हैं, तो क्या होता है कि वो कैपेबल हो जाता है ध्यान करने के लिए और प्रकार की साधना करने के लिए। पर जो लोग के अंदर वो ब्रेन 2B डेवलप नहीं हुआ है और सीधा ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान हो नहीं पाता है। वो खाली एक दिमाग की भटकन चालू रहती है और फिर घंटा आधा घंटा बैठ के खड़े हो जाते हैं, वो ध्यान नहीं है। तो ये हमेशा कुछ भी करना है, साधना करनी है, तो पहले हमारे अंदर ब्रेन किस तरह काम करता है उसको समझना जरूरी है। विचार क्या है, विचार की प्रक्रिया क्या है, किस तरह इम्पल्स अंदर आता है, वो किस तरह मेमोरी पैटर्न को मिलता है, ये साइंस कोई जानता नहीं है। जब आप कोई भी ध्यान शिविर में जाओगे तो आपको आंख बंद करके ध्यान करने बैठा दोगे कि ये करो, वो करो, ये टेक्निक अप्लाई करो, पर ये ब्रेन किस तरह काम कर रहा है, और ये जब ध्यान करने बैठते हैं तो विचार का ही अनुभव होता है। क्योंकि वो जो चीज़ है अंदर की डेवलप होनी चाहिए, और अंदर की वो चीज़ डेवलप करने के लिए जो प्राइमरी साधना करनी चाहिए वो भी कोई कराता नहीं है और किसी ने की नहीं होती है, और सीधा ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। तो प्रॉब्लम यही होता है कि दिमाग भटकता है और फिर बाद में कुछ समय के बाद वो साधना ही छूट जाती है, या फिर फॉर्मली साधक पकड़ के रखता है, उसको एक हैबिट हो गई बैठने की तो बैठता है, पर कोई क्रिएटिव ध्यान नहीं होता है, उसमें कोई साधना की प्रगति नहीं होती है व्यक्ति की। तो ये जानना समझना बहुत जरूरी है। चित्तवृत्ति का निरोध, इसीलिए योग का मतलब क्या कहा था महर्षि पतंजलि ने कि चित्तवृत्ति निरोध, इसका नाम योग। तो जो चित्तवृत्ति जो बन रही है, एजिटेशन बन रहा है, उसको तो बंद करना पड़ता है। जीवन जीने के लिए जरूरी, जब एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीता है तो उसको फिर ये कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता है और वहाँ जरूरी है। पर जब वो साधना के लिए बैठता है उस मोमेंट पर उसको आना चाहिए कि अभी ये कंप्यूटर को बंद कर दिया और वो अंदर उतर गया। तो वो जो है हरना, तो फिर चित्तवृत्ति बनती रहेगी। चित्तवृत्ति निरोध करना सीखना पड़ता है। दिस इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द कंप्यूटर्स or mind stuff of self mind of being in constant agitation ceaselessly even in sleep, जो जीवन जीने के लिए अभी हमने बात की कि भाई जीवन जीने के लिए ये जो है वो इसका चालू होना, कंप्यूटर का बने रहना, कंप्यूटर का काम करना बहुत जरूरी है। तब व्यक्ति फिजिकल बॉडी के अंदर जीत सकता है और एक्सपीरियंस ले सकता है। और ये जो लाइफ का पैनोरामा जो है, वो जो रंगीन दृश्य है, वो उसको वो देखता है और इस तरह वो दुनिया का अनुभव करता रहता है।
तो ये देखो भगवान ने बनाया है, दो चीज बनाई है, एक नॉर्मल लाइफ के लिए बनाई है, वो भी जरूरी है, और दूसरी चीज जो है वो साधना में जाना है, तो फिर कुछ और करना पड़ता है, वो भी ये चीज योग के अंदर बताई गई है। तो नॉर्मल लाइफ और दूसरा, तो इसीलिए ये जो है योगी के अंदर भी ये जो स्टेज है 3A और 3B इस तरह का ही है कि 3A के अंदर वो अभी तो बहुत ऊपर की स्थिति में, 3A भी बहुत ऊंची स्थिति है, वो योगी की स्थिति है। तो वो 3A के अंदर जीवन जीता है, संसारिक का कामकाज करता है, और उस दौरान वो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि कंप्यूटर काम करे। पर जब वो साधना में और गहराई में जाना चाहता है तब फिर वो कंप्यूटर को बंद कर देता है और 3B के स्टेज में चला जाता है और गहराई में जाता है। तो इसीलिए ये दो चीज़ भगवान ने दी है, इसकी ज़रूरत भी है, जीवन जीने के लिए इसकी ज़रूरत है। जो ये इनहेरेंट क्वालिटी है ब्रेन की, स्वाभाविक प्राकृतिक जो ये स्थिति है, उसका भी ज़रूरत है। इवन नींद के अंदर भी ये चीज़ चालू रहती है, तो वो फिजिकल वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है, तो साधना के लिए और कुछ करना पड़ता है। To stop this agitation is not only difficult, but it is unwise and is harmful. For this is the brain's natural inherent state, its dharma, and it should not be prevented from carrying out its dharma, that is, should not be prevented from being in its natural state. तो अभी कई लोग क्या करते हैं कि उसको बंद करने के लिए कुछ गलत रास्ते ढूंढ लेते हैं, क्योंकि साधना में बैठते हैं और जब लगता है कि भाई ये तो विचार बहुत आते हैं, तो विचार का दमन करो, तो विचार के दमन के लिए कुछ ना कुछ गलत चीज़ें कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये तो उसका एक स्वभाव ही है। जो ब्रेन कंप्यूटर अगर जब तक काम करता है तो उसका ये स्वभाव है, उसका धर्म है कि वो इसी तरह काम करेगा, वो कांस्टेंट पिक्चर्स आगे बनाता रहेगा ब्रेन के फोरहेड के अंदर, और विचार बनते रहेंगे। तो इसी को इस तरह इसको दबाना या उसको स्टॉप कर देना वो डिफिकल्ट तो है, पर इससे ज़्यादा वो जो है वो हार्मफुल है, वो नुकसानकारक है, और वो अनवाइज है, मतलब कि उसमें कोई समझ नहीं है, वो ना समझी है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो उस तरह काम करता है, तो नॉर्मल कोर्स में उसको करने देना है। पर जिस तरह हमने देखा, इस तरह ध्यान में जाते हैं या फिर साधना करते तब कुछ और करना पड़ता है, और चीज़ों का सहारा लेके इसको कम किया जाता है, इसको स्टॉप नहीं करना है। इनकमिंग इम्पल्स जो 120 के होते हैं, इसको आप साधना करके थोड़े कम कर सकते हैं ताकि विचार कम हो जाए, और अगर विचार कम होते हैं तो भी हम साधना में अंदर डीप में जा सकते हैं और स्थिति में जा सकते हैं। तो बंद करने की तो यहाँ बात ही नहीं है। और ये जो योग के अंदर भी चित्तवृत्ति निरोध, और ये निरोध शब्द का भी लोग गलत अर्थ करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि अभी ये परमानेंटली चित्तवृत्ति निरोध हो गया, मतलब कि अभी कायम के लिए चित्त में कोई वृत्ति का अभी उत्पन्न ही नहीं होगी, ऐसा माइंड हो गया। ऐसा नहीं है। वो चित्तवृत्ति निरोध जो है वो जब उसको जरूरत होती है तब वो चित्तवृत्ति निरोध करता है, और जब उसको जरूरत होती है तो अलाउ करता है, वृत्ति को बनने देता है, विचार को बनने देता है। जीवन इस तरह जिया जाता है कि क्या कब क्या चीज़ जरूरी है, तो उस दौरान उसको विचारों को बनने दो, अब जरूरी नहीं है तो अभी उसको बंद कर दो। एक मास्टरी होती है, और ये साधक के अंदर, योगी के अंदर ये मास्टरी धीरे धीरे डेवलप होती है। तो इस तरह वो जीता है। पर इसको कम्प्लीटली स्टॉप कर देना ये तो योग के अंदर ही भी नहीं है, और चित्तवृत्ति निरोध का एकदम गलत अर्थ लोगों ने निकाल दिया है। Therefore, anyone who wishes to still or stop this agitations does not know the structure and natural processes of brain organ, and he who advises so leads another into danger. अब ये जो है, ये अगर हम इसको स्टॉप करने का या स्टील करने का इसका ठहराव अगर हम ट्राई करते हैं, तो वो लोग ये स्ट्रक्चर क्या है, नेचुरल प्रोसेस क्या है थिंकिंग की,
वो समझते ही नहीं है अंदर हमारा स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह ये ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन ऑर्गन काम कर रहा है हमारा, वो समझते नहीं है। और चलो नए लोग हैं वो तो ऐसा करते हैं तो ठीक है, उसको तो जानते समझते नहीं है। पर कुछ लोग जो बने बैठे गुरु होते हैं, जिन्होंने कोई खास गहरी साधना की नहीं होती है, और वो भी दूसरे को इस तरह लीड करते हैं कि भाई ये इस तरह तुम करो प्रयत्न और इस तरह विचारों को बंद कर दो। तो ये सारी ये करना, ये तो एक बहुत डेंजर बात हो जाती है। ये ऐसा है कि भाई एक अंधा दूसरे अंधे को लीड कर रहा है, एक अंधा दूसरे अंधे को कह रहा है कि चलो हम साथ चलते हैं। अब एक वो खुद जो है वो ही रास्ता नहीं देख सकता और दूसरों को फिर बोलता है कि चलो हम आपको रास्ता बताते हैं। तो ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती रहती है और ज़्यादातर चीज़ें ऐसी बनती है। बहुत कम चीज़ जो सही माने में सही ज्ञान के साथ जो होनी चाहिए वो बहुत कम चीज़ बनती है। This inherent structure of the brain that carries out ceaselessly the natural neural processes of so-called thinking can be described as a movie camera, and to stop this movie camera only to take still picture is foolishness. More so when we have a camera for taking still pictures. Is this much clear to you all? अब यहाँ एक एग्जाम्पल देके वो बताते हैं कि भाई ये जो नेचुरल प्रोसेस जो है वो जो चल रही है सीजलेसली, वो बिना अटके चल रही है ब्रेन की थिंकिंग की, और ये इसका एक इनहेरेंट स्ट्रक्चर है, वो प्राकृतिक इसका ये स्वभाव है या इसका स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि अब आपके पास वीडियो कैमरा है और वीडियो कैमरा का उपयोग करने के बजाय आप स्टिल फोटो लेते हैं तो उसका कोई पर्पस नहीं है। स्टिल फोटो लेने के लिए स्टिल कैमरा होता है। जब आपके पास वीडियो कैमरा है तो आपको अगर इसका उपयोग करना है तो आपको ये वीडियो कैमरा से वीडियो ही लेना चाहिए, न कि आपको स्टिल पिक्चर्स लेने चाहिए। तो ये इस तरह ये काम करना वो तो एक फुलिशनेस जैसा है। मतलब कि जो हमारी ब्रेन प्रोसेस चल रही है उसको हम वीडियो की तरह वो चल रही है उसको रोक के हम स्टिल पिक्चर बनाने का प्रयत्न करते हैं, मतलब विचारों को रोक देते हैं। एक ही विचार, कई लोग ध्यान करते हैं, कोई मूर्ति के ऊपर ध्यान करते, तो बस मुझे मूर्ति का विचार ही चाहिए, मेरा जो भगवान है उसके पिक्चर ही मेरे सामने आँख के सामने रहनी चाहिए। तो इस तरह जबरदस्ती करके बैठ जाते हैं। तो ये जो है वो जो प्राकृतिक जो अंदर की स्थिति है उसके विपरीत करता है और इसके कारण उसकी नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती है। हाँ, आगे बताया ना कि भाई हार्मफुल है, तो हार्मफुल किस माने में, वो नर्व्स को वो ब्रेक कर देती है और आगे जाके नर्व्स रिलेटेड काफ़ी जो है डिसीज़ प्रॉब्लम्स व्यक्ति को आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है और जिस तरह कोई योगी गुरु ने बताया हो इस तरह हमें उस मार्ग के ऊपर धीरे धीरे करके चलना चाहिए। You are by now also familiar with the brain processes, that is, the factors necessary for creating thought forms, for no thinking is possible without creating a thought picture. तो थिंकिंग के लिए कुछ फैक्टर्स जो है वो पहले बता दिया है उन्होंने, मैंने कहा ना 23rd मीटिंग के अंदर, जो ब्रेन है, चित्त है, ये फिर अपने इनकमिंग इम्पल्स, मेमोरी पैटर्न्स, फिर IESN केंद्र, ये सारी चीज़ जो है वो थिंकिंग प्रोसेस के लिए ये जरूरी है। तो ये इस चीज़ों से हम अभी तो ये फेमिलियर हो गए हैं और ये जो फैक्टर्स क्या है वो भी हम जानते हैं। और ये इसके बिना जो है वो थॉट पिक्चर जो बनने चाहिए, मतलब एक विचार, पूर्ण रूप से जो विचार बनना चाहिए वो पॉसिबल नहीं होता है। You are by now also aware that every thought form, like every photograph, is in a negative state at first and is then developed into a positive state. Please refer notes of 23rd मीटिंग। तो ये बात उन्होंने 23rd मीटिंग के अंदर बताई थी कि भाई
जैसे कि पुराने ज़माने में जो वो कैमरा होते थे, बड़े बड़े कैमरा वो इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रखते थे और फिर एक कपड़ा भी रखते थे और फिर फोटो पाड़ते थे। ऐसा एक ज़माने में था, हम सब जब बहुत छोटे थे तब। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जब इस तरह का कैमरा का उपयोग करते तो पहले एक नेगेटिव डेवलप होती है। वो रोल जो होता है अंदर, रोल के अंदर वो नेगेटिव डेवलप होती है और फिर उसकी लैब के अंदर प्रोसेस की जाती थी और प्रोसेस करने के बाद जो है वो पॉजिटिव, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो या कलरिंग हो, जिस तरह का पहले के ज़माने में तो कलरिंग फोटोग्राफ भी नहीं होते थे, ब्लैक एंड वाइट ही फोटो थे 60s के आजू बाजू में। तो उस समय इस तरह की नेगेटिव बना के फिर इसको डेवलप किया जाता था। तो कहते हैं कि हमारे जो ब्रेन के अंदर भी जो है वो इसी तरह का है कि इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न जब दोनों मिलते हैं तब एक नेगेटिव तैयार होती है, और जब ये दोनों फिर आगे जाके IESM केंद्र के ऊपर आते हैं तब फिर वो पॉजिटिव के रूप में वो डेवलप होती है और एक कंप्लीट विचार बन जाता है। तो ये प्रक्रिया उन्होंने 23rd मीटिंग में भी बताई थी। एज द टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी डेवलप्स, वी आर एबल विथ आवर मॉडर्न कैमराज to get a picture developed in some few seconds. Nevertheless, its earlier state is negative and soon develop a positive automatically because of chemical process into a black and white or a colored photograph. तो ये आज के ज़माने में तो अभी क्या है कि इंस्टेंट फोटोग्राफी होती है। अब तो कैमरा का भी शायद जमाना गया, बहुत जिनको ज़्यादा फोटोग्राफी करनी होती है वही कैमरा यूज़ करते हैं। बाकी तो मोबाइल के अंदर अच्छे अच्छे कैमरा, अच्छे अच्छे पिक्सल्स के कैमरा आज आ गए हैं और लोग ज़्यादातर इसका ही उपयोग करते हैं। पर उसके अंदर भी क्या है कि चाहे कोई भी प्रोसेस है वो कोई भी सेकंड, चाहे अभी तो ये इलेक्ट्रॉनिक में तो क्या प्रोसेस है हमें पता नहीं है, पर पहले के जो कैमरा थे उसके अंदर फास्ट फोटोग्राफी भी होती थी, तो भी पहले नेगेटिव तो बनना जरूरी है, नेगेटिव बनती होगी और बाद में फिर पॉजिटिव बनती होगी। अब ये कैमरा के अंदर, ये जो मोबाइल के अंदर कैमरा है वो किस तरह काम करता है वो तो हमें पता नहीं है, पर नॉर्मल कोर्स में एक नेगेटिव का बनना जरूरी है और उसके बाद में ही पॉजिटिव बनती है। सिमिलरली ए थॉट फॉर्म or picture because of brain processes within 1/120 of a second is developed into a colored thought picture from its earlier state of negative. Please refer notes of 23rd meeting. तो ये जिस तरह कैमरा में होता है इसी तरह हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर भी होता है कि जो एक सेकंड में 120 इम्पल्सिस अंदर आते रहते हैं, तो वो 120 इम्पल्स अंदर जाके वो प्रोसेस होते हैं और पहले वो नेगेटिव बनते हैं और बाद में फिर जिस तरह मैंने बताया इस तरह वो इनकमिंग इम्पल्स और आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न मिलते हैं तो पहले नेगेटिव बनती है और जब वो IESM केंद्र पर जाते हैं तब वो विचार या पॉजिटिव बन जाते हैं। You have by now also noted that the factors that A incoming impulses when meeting B identical memory patterns creates recognition. This recognition is the negative state of the thought picture, and in the fore or front brain this negative thought picture is developed into a positive colored thought picture with emotions and intellectual acrobatic added, which result in reaction of the individual. तो यही बात अभी हम कर रहे थे, वही कि ये इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न मिलते हैं और जब ये दो मिलते हैं तब रिकग्नाइजेशन होता है, मतलब कि जो पहचान जो है वो वहाँ पहचान चीज़ की हो जाती है। फिर वो चीज़ जब आगे जाती है फ्रंट ब्रेन के ऊपर तब वो पॉजिटिव कलर थॉट पिक्चर के रूप में वो वहाँ डेवलप हो जाती है और वहाँ जो इमोशंस और इंटेलेक्चुअल जो कर्तव्य है, एक्रोबेटिक्स है, कर्तव्य जो है वो उसके अंदर ऐड होते जाते हैं
मतलब कि जो उसको उसके अंदर जो कलर आता है, जैसे कि इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न मिलके अंदर नेगेटिव पिक्चर तो बना लिया, पर जब विचार बनता है तो विचार बनने के साथ में वहाँ हमारे राग द्वेष, हमारा जो कुछ अंदर लाइक डिसलाइक वगैरह है वो वहाँ ऐड हो जाता है। वो IESM केंद्र जो ये है, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्रोबेटिक्स में क्या होता है कि भाई एक चीज, एक इम्पल्स अंदर आया और वो कुछ अनचाही चीज का इम्पल्स अंदर आया तो क्या होगा कि अंदर एक डिसलाइक क्रिएट होगा, और फिर जब IESM केंद्र के ऊपर ये डिसलाइक केंद्र ये होता है, या इमोशनल सेंटर से, सेक्स सेंटर से होता है, या फिर कोई पॉजिटिव चीज बनती है तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल सेंटर का कुछ रोल होता है। तो इस तरह जो है वो अंतिम विचार बनता है, उसके ऊपर इस तरह का कोई कलर लग जाता है, कलरिंग हो जाता है। ये कलरिंग क्या है, हमारे अपने इंडिविजुअल जो राग द्वेष है या कोई भी क्वालिटीज है, हमारे जो गुण है, वो गुण इसके अंदर आ जाते हैं। तो पिक्चर फिर इस तरह डेवलप होके आता है, वो पसंद है नापसंद है, और फिर व्यक्ति का जो रिएक्शन आएगा वो भी उसके मुताबिक आएगा। चीज़ अच्छी है तो भाई मुझे चाहिए, ये होना चाहिए, ये जरूरी है, और फिर अनचाही चीज़ है तो उसको दूर करो, या फिर इसके साथ लड़ना झगड़ना हो जाता है। तो ये रिएक्शन आता है ये पूरी प्रोसेस के बाद में। These reactions are painful or not painful। ये जो रिएक्शंस होते हैं, हम करते हैं ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन, वो पेनफुल भी हो सकते हैं, दुखदायी भी हो सकते हैं, या दुख जिसमें नहीं है ऐसा भी ये स्थिति बन सकती है रिएक्शन। ऑल द पेनफुल रिएक्शंस क्रिएट केमिकल रिएक्शंस इन द body system, releasing in the body certain chemicals that prove harmful to body and brain tissues, fibers, muscles and nerves. This in turn creates a condition within described these days as a stress, strain, tension or worries। अब ये जो अगर वो रिएक्शन होते हैं वो पेनफुल होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर स्टार्ट होते हैं। मतलब कि ये जो विचार की प्रक्रिया चल रही है उसके साथ में बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ घटित होता जाता है। जैसे कि अनचाही चीज अंदर आ गई कि कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है और हमने देख लिया उसको, तो अंदर ये केमिकल प्रोसेस भी चालू हो जाएगी। मतलब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके अंदर से कुछ केमिकल्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे हमारे बॉडी के अंदर, और वो फिर हमारे जो टिश्यूज, फाइबर्स, मसल्स वगैरह हैं उसको फिर वो डैमेज कर देंगे। और इसी चीज़ को आज की भाषा में हम स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेन या वरीज, चिंता वगैरह कहते हैं। तो चिंता, टेंशन वगैरह और कुछ नहीं है, पर जो कुछ अंदर चीज आई, एक विचार बना मतलब, और वो विचार बना उसके साथ में बॉडी के अंदर केमिकल भी रिलीज होना चालू हो गया, और दोनों मिलके जो एक चीज बनी वो फिर जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस है तो साइकोलॉजिकल, पर उसका कारण ये है कि अंदर केमिकल कुछ रिलीज हो गए, इसके कारण ये स्ट्रेस या टेंशन जिसको कहते हैं ये चीज डेवलप हो जाती है। The world over the problem is how to avoid this inner condition of tension, stress, strain or simply worries and the attendant ill effect of the same, and in case of suffering how to mitigate such suffering। तो ये जो आज आप देखेंगे YouTube पर भी कोई भी वीडियो देखेंगे, ज़्यादातर आपको ऐसा ही मिलेगा भाई किस तरह आपको चिंता से मुक्ति के लिए, टेंशन के मुक्ति के लिए ये करो, वो करो, इस तरह करो, कुछ ये ध्यान करो, प्राणायाम करो तो आप चिंता से मुक्त हो जाओगे, टेंशन से मुक्त हो जाओगे। तो पूरे दुनिया के अंदर जो है, जो योग के नाम पर क्लासेस चलते हैं, दूसरी टेक्निकों के नाम पर जो कुछ चल रहा है, वो सब के अंदर एक ही बात ये है, एक ही पर्पज ये है कि भाई ये किस तरह टेंशन, स्ट्रेस वगैरह है उसको अवॉइड किया जाए, और उसकी जो इल इफेक्ट है, उसकी जो खराब असर है उसको भी किस तरह वो दूर किया जाए। वो एक प्रयास पूरे दुनिया में रहता है। और फिर ये जो है, ये इस तरह की जो
खराब असर आती है उसको किस तरह मिटिगेट किया जाए, उसको किस तरह अटका जाए या दूर किया जाए। Since this problem is worldwide and since the desire to be free from such problems is also worldwide, that innumerable people have come forward, each with a pet theory or formula or a method, and even yoga is not free from these universal attempts to help. तो यही चल रहा है कि अभी देखो जिसको पैसा कमाना है इसके लिए भी ये तो बहुत सारी चीज़ एक मौका जैसी हो जाती है, क्योंकि लोग आजकल दवा खा खा के फिर कंटाल जाते हैं, बोलते हैं कि अभी दवा से तो कोई रिजल्ट नहीं आता है तो चलो योग करो, ये करो, वो करो। तो बहुत सारी दुकान इस तरह खुल जाती है। लोग जानते हैं कि भाई अब लोगों को ये दवा खाने में इंटरेस्ट नहीं है, अब वो कोई और चीज़ चाहते हैं, तो जो कोई थोड़ा बहुत जानता है वो इस तरह कर लेता है। बहुत कम लोग ये जो है जिस तरह ऊपर बताया इस तरह सेल्फलेसनेस से जो है वो बहुत कम सेंटर्स ऐसे चलते हैं जहाँ कोई पैसे का लेना देना नहीं होता है, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं होती है, एक भाव होता है अंदर दूसरों को मदद करने का, और वो लोग भी कुछ अच्छी चीज़ें बताते हैं, प्रयत्न करते हैं जो इनकी समझ में आता है, इस तरह करते हैं। ऐसा भी होता है पर वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर इन चीज़ों के अंदर प्रोफेशनल ये बहुत घुस गया है और पैसे की बात हर जगह पर आ जाती है। You all have also noted that in our earlier notes we have categorically stated that this so-called thinking or the neural process of the brain, that is thought form or picture, cannot take place without the constant flow of the divine universal mind or primordial mind or unborn dream, which when cooperating with the neural processes enable this thought form or picture to be developed from the negative to positive state. In fact, it is the only source of thought picture. तो उन्होंने आगे भी ये स्पष्ट रूप में ये सारी चीज़ें बताई है कि जब ये थॉट पिक्चर बनना है तो उसके लिए क्या एक जरूरी है, अनिवार्य का है कि ये यूनिवर्सल डिवाइन या प्राइमोडियल माइंड जिसको कहते हैं आदिचित, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड या आदिचित या जो अनबॉर्न ड्रीम, जो अनजन्मा क्षेत्र है, वो मतलब कि ये चिट्टी का जो क्षेत्र है वो अजन्मा क्षेत्र या अनबॉर्न ड्रीम कहते हैं। ये चीज़ का कॉन्स्टेंटली अंदर फ्लो होना जरूरी है। ये अगर नहीं है तो फिर थिंकिंग प्रोसेस बन नहीं सकती है। और इसीलिए हमने आगे भी देखा था कि भाई इम्पल्स आता है तो अकेला नहीं आता है, वो जैसे कि यूडीएम के ऊपर सवारी करके आता है। तो यूडीएम उसका बेस है। और हमने एक नाव और नदी का भी एग्जाम्पल देखा था कि जैसे नदी के अंदर नाव किस तरह चलती है, इस तरह ये यूडीएम के ऊपर इम्पल्स सवार होके अंदर आता है और फिर आगे की प्रोसेस बनती है। तो वो जो न्यूरल प्रोसेस है आगे की, इसके लिए ये यूडीएम का होना और उसके साथ में काम करना, कोऑपरेटिंग, साथ साथ में काम करना, सहकार से काम करना, ये जरूरी है। और जब ये होता है तभी ये पॉजिटिव पिक्चर अंदर डेवलप होता है। और यही एकमात्र सोर्स ऑफ थॉट पिक्चर है। तो जो सोर्स है उसका मूल जो है वो ये यूडीएम है, यूडीएम की प्रेजेंस, उसके बिना ये संभवित नहीं है। As long as we are in either of the phase 1, 2 or 3A, except for the predominance of tamas changing to the predominance of the sattva, the process of thinking in all stages is the same and does not change. That is, the natural state of brain and neural processes taking place are the same. अब क्या कहते हैं कि भाई ये जैसे ये भी हमने आगे पीछे देख के आए हैं कि वही बात कि जो फेज 1, 2 और 3 है, मतलब कि ये डायग्राम जो 1, 2 और 3A है जो ब्रेन के,
उसके अंदर क्या होता है कि सबके अंदर ये थिंकिंग प्रोसेस जो है वो सबकी समान ही है। मतलब कि इनकमिंग इम्पल्स का आना, आइडेंटिकल मेमोरी को मिलना और फिर आगे जाके IESM केंद्रों के ऊपर उसका डिकोड होना, ये चाहे डायग्राम 1 वाला हो, 2 वाला हो या 3A वाला है। फर्क इतना ही है कि जो अंदर आइडेंटिकल जो अंदर इनकमिंग इम्पल्स आता है उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है। जो डायग्राम 1 वाला जो के अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स आएगा वो बहुत लो लेवल पर आएगा, क्योंकि उसका रेशियो ही 2482 का है, तो वो उसका इम्पल्स की क्वालिटी कोई अच्छी नहीं होगी, रजस तमस ज्यादा होंगे, ऐसे इम्पल्स के अंदर आएंगे। डायग्राम 2 वाला जो है उसके अंदर थोड़ा का जो इनकमिंग इम्पल्स आता है वो थोड़ा उसके अंदर सत्व भी रहता है, इस तरह का है वो आता है। हालांकि ये तीनों सत्व रजस तमस तो तीनों सबके अंदर ही आते हैं, पर रेशियो जो है वो हम जानते हैं कि दूसरा डायग्राम वाला के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, तो इनकमिंग इम्पल्स थोड़ा जिसको अच्छी क्वालिटी का कह सकते हैं ऐसा आएगा। और 3A वाले का तो और ही अच्छा है, शायद वो जो चाहता हो इस तरह का इम्पल्स को वो अंदर ले सकेगा, और जो अनचाहा इम्पल्स है उसको वो अटका भी सकता है। इस तरह की स्थिति 3A में तो बन जाती है। तो ये सब जो है वो सेम टू सेम तीनों के अंदर है और उसके अंदर चेंज नहीं है, सिवाय कि जो तमस है वो धीरे धीरे करके सत्व, जैसे कि हमने देखा ना कि भाई डायग्राम 1 के अंदर सत्व कम है और डायग्राम 3A के अंदर सत्व फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है वो सेम बनती रहती है, और ये इसका ब्रेन का नेचुरल स्टेट कहते हैं। जिस तरह ये प्रोसेस होती है नेचुरल स्टेट में होती है, और ये न्यूरल प्रोसेस वहाँ वो इस तरह घटित होती है, वो इट टेक्स प्लेस। बट इन डूइंग सो, दैट इज बीइंग इन फेज 1, 2 और 3A, वी सफर इन अनदर वे। अब ये कहते हैं कि भाई ये 1, 2, 3 में जो जिस तरह की प्रोसेस बनती है उसमें कुछ प्रकार का जो एक सफरिंग होता है या कुछ और प्रकार की कुछ लिमिटेशंस वहाँ कुछ दूसरे रूप में आ सकती है। द नेचुरल स्टेट ऑफ यूनिवर्सल डिवाइन माइंड और प्राइमोर्डियल माइंड और द अनबॉर्न ड्रीम इज डिस्टर्ब्ड एंड मेड अननेचुरल एंड कंटेमिनेटेड। अब क्या होता है कि ये जब तक बात यही है कि जब तक कंप्यूटर काम करेगा, मतलब कि अंदर मेमोरी अंदर काम करती रहेगी, तब जो इम्पल्स अंदर आएगा, यूडीएम अंदर आएगा, वो कंटिमिनेट हो जाएगा, वो प्रदूषित हो जाएगा, और वो स्थिति जो है वो फिर अननेचुरल हो जाएगी। जब तक ब्रेन कंप्यूटर काम करते हैं तो ये कंटिमिनेट होना अनिवार्य है, क्योंकि मेमोरी ही हमारी अंदर जो है वो करप्ट है, मेमोरी ही दूषित है। इसलिए जब जो यूडीएम इम्पल्स के रूप में अंदर आया तो वो जो है वो भी कंटिमिनेट हो जाता है। तो ये इतना एक अनदर वे जो कहाँ यहाँ, तो अनदर वे इस माने में है कि भाई ये इस तरह ये 1, 2 और 3 के अंदर इस तरह ही होता है। दिस मीन्स दैट इन द नेचुरल स्टेट द यूडीएम मतलब यूनिवर्सल डिवाइन माइंड ऑट नॉट टू गेट इन्वॉल्व विद द ब्रेन and neural processes and should flow in and out of a thinking instrument, the brain by itself. तो ये जो है तो स्थिति तो ये होनी चाहिए कि अभी जो यूडीएम अंदर आया और वो ब्रेन प्रोसेस के साथ, न्यूरल प्रोसेस के साथ जो इन्वॉल्व हो जाता है, वो उसको इन्वॉल्व नहीं होना है। यूडीएम जो अंदर आया तो उसको एक नेचुरल स्टेट के अंदर रहना है, मतलब कि अनइन्वॉल्व स्थिति के अंदर रहना है। ब्रेन अपना काम करता है, न्यूरल प्रोसेस जो है वो काम कर रही है, वो अपना काम कर रहा है, और ये जो यूडीएम अंदर आया वो वहाँ आके उसकी खाली प्रेजेंस ही जरूरी है। उसकी प्रेजेंस के अंदर न्यूरल प्रोसेसेस जो है वो सही ढंग से चालू रहेगी। पर जब वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिसको एक रूपता कहते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि वृत्ति सारूप्यम कहते हैं, तो वृत्ति सारूप्यम हो गई, एक रूपता हो गई वृत्ति के साथ में। ये जो है वो जो चित्त के साथ में ये जो अंदर चित्ती आई वो एक रूप हो गई, या चित्त जो है वो ब्रेन के साथ में एक रूप हो गया, तो फिर ये जो है वो कंटिमिनेट सब फिर हो जाएगा।
वो प्रदूषित अंदर की प्रोसेस हो जाएगी। तो उसको तो इस तरह फ्लो होना है कि अनइन्वॉल्व स्थिति के अंदर उसको इन आउट अंदर अंदर आना है और बाहर जाना, इस तरह की उसका फ्लो इस तरह चालू रहना चाहिए। Do we have a choice between the natural state of the brain, that is neural processes, and the natural state of the universal divine mind flowing through our thinking instrument uncontaminated? तो यहाँ कहते हैं देखो दो प्रक्रिया यहाँ बताई है, जैसे ऊपर के पैराग्राफ में बताई थी वही दो प्रक्रिया। एक प्रक्रिया ये है कि जिसके अंदर ब्रेन नेचुरल स्टेट में है, ब्रेन नेचुरल स्टेट में है मतलब कि कंप्यूटर अभी काम कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि जिसमें यूडीएम जो है वो नेचुरल स्टेट के अंदर है, कि जो खाली थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रवेश करती है पर वो अनकंटेमिनेट रहती है, मतलब कि प्रदूषित नहीं होता है यूडीएम। और पहले की स्थिति के अंदर कंप्यूटर चालू है इसलिए यूडीएम कंटेमिनेट हो जाता है। तो दोनों के बीच में हमें कोई चॉइस है, हमें पसंदगी है। तो पसंदगी तो की बात तो ये है कि अगर हमारे अंदर ये स्थिति बनती है तब फिर हम दूसरी प्रक्रिया के अंदर जा सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में तो हमारे अंदर पहली प्रक्रिया ही बनेगी, हम चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। जब तक हम ये जो है डायग्राम 1 और 2 में खास करके है और कुछ हद तक 3A में है, तब तक तो फिर ये जो है वो ब्रेन की नेचुरल प्रोसेस में मतलब कंप्यूटर वाली स्थिति में रहेंगे जहाँ ये यूडीएम कंटेमिनेट हो जाएगा। और जब इसके आगे की स्थिति बनेगी, जब कंप्यूटर का उपयोग बंद हो जाएगा, तब फिर ये जो है यूडीएम उसके नेचुरल स्टेट के अंदर रहेगा। तो ये दो स्थिति है। एंड इफ वी हैव कैन वी एक्सरसाइज दिस चॉइस। अब अगर कोई हमें चॉइस है दोनों के बीच में, तो वो हम किस तरह पा सकते हैं? ये जो अगर चॉइस है तो इसको हमें क्या करना चाहिए कि हम दूसरी स्थिति के अंदर भी आ सकते हैं। एंड इफ वी कैन एक्सरसाइज दिस चॉइस, व्हाट इज द मेथड, दैट इज हाउ फॉर दिस लीड्स टू द रोड टू लिबरेशन। तो ये अगर रास्ता दूसरा मिल जाता है किसी तरह भी, कि भाई किस तरह कोई मेथड है और मेथड मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है, तो फिर हम लिबरेशन मुक्ति के मार्ग के ऊपर हम जा सकेंगे। तो ये बात है कि हमारा ये होना चाहिए कि भाई हम जब चाहे तब हम ये जो है थिंकिंग प्रोसेस से ऊपर उठ सकते हैं, मतलब कि हम जो यूडीएम की नेचुरल स्टेट है उसके अंदर आ सकते हैं। तो ऐसी साधना होनी चाहिए या ऐसी स्थिति अंदर बननी चाहिए आगे जाके कि भाई ये स्थिति के अंदर रहे, न्यूरल प्रोसेस अपना काम करता रहे और ये जो है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसमें से खाली यूनिवर्सल डिवाइन माइंड प्रवाहित ही होता रहे। इस तरह की स्थिति बननी चाहिए। और इसीलिए ये तावरिया जी ने तो बहुत सारी साधना ये दी है, 3 स्टेप से लेके और सारी चीज़ें, कि जिसके अंदर आगे जाके हम इस स्थिति को निर्माण कर पाए, चाहे इस जन्म में ना हो तो कोई और जन्म में सही, पर इस तरह की ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड की इस तरह की स्थिति 3B की स्थिति बन पाए। इसीलिए तावरिया जी ने तो ये जो रोड टू लिबरेशन हमें दिया हुआ ही है, किस तरह हम इसकी मेहनत कर सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ समाप्त करते हैं ये पढ़ना, थोड़ा बाकी है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये साल ख़त्म हो रहा है और नया साल आ रहा है, तो अभी नए साल में हम और कितना प्रयत्न कर सकेंगे इसकी तैयारी हमें करनी है। अभी कितना हमें कोई लक्ष्य बनाना चाहिए कि भाई नए साल के अंदर थोड़ी और साधना करें और थोड़ी प्रगति करें, इस तरह का कोई संकल्प हमारे अंदर बनना चाहिए। तो इस तरह फिर से 1 जनवरी को मिलते हैं, तब तक के लिए रुकते हैं। तो थोड़ा ये आउट ऑफ वो है, लेकिन ये मैंने सोचा कि ये जो अपने जो इनकमिंग इम्पल्सेस जो आते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है अपनी मेमोरी फुल और आगे का लो, हाँ फ्रंटल लो, हाँ, तो ये जो
जालंधर बंद है हाँ। नाटक के पास, जालंधर बंद और मूल बंद, ये हमें इसके ऊपर मदद करेगा कि वो नहीं इन्वॉल्व हो, प्रदूषित ना हो यूडीएम। नहीं, देखो बात ये है कि ये भी तावरिया जी ने योग के अंदर सब बताया हुआ है कि सवाल ये है कि भाई ये जो अंदर इनकमिंग इम्पल्स आया इसको मेमोरी पैटर्न से किस तरह रोका जाए। तो उसके लिए कोई बंध बांधने का है, इससे तो ये थोड़ा एक फायदा करता है, पर वो कोई प्रोसेस नहीं है। रियल प्रोसेस क्या है, हम क्या जानते हैं कि भाई जो दो वाल है या दो जो उसके ये है डोर्स है, तो वो जो है एक सुषुम्ना के नीचे के हिस्से में वाल है जो नॉर्मली बंद रहता है, और दूसरा जो है वो ऊपर के भाग में है, वो खुला रहता है। अब इनकमिंग इम्पल्स जो है वो या ईडा या पिंगला द्वारा ऊपर आता है और वो देखता है कि भाई दरवाजा तो खुला है, चलो अंदर घुस जाओ। तो इनकमिंग इम्पल्स घुस जाता है और मेमोरी के पैटर्न को मिल गया, बस बात खत्म हो गई। अब आगे की प्रोसेस तो होनी ही है। अब इसके लिए एक ही रास्ता है कि किसी तरह भी ये तालुका वाला जो वाल है वो ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो वो कोई जालंधर बंद के मूलबंद जो है, हाँ मूलबंद का एक फायदा ये है कि मूलबंद आगे जाके आपका जो सुषुम्ना का नीचे का हिस्से वाला वाल जो बंद है उसको खोलने के लिए ये मूलबंद हमें मदद करता है, क्योंकि जिस दिन मूलबंद नीचे वाला वाल खुल गया तो फिर ऊपर वाला ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हमने देखा ना, वो तो 2 वे स्विच है, तो वो 2 वे स्विच के अंदर नीचे का खुला तो अपने आप में ऊपर बंद हो जाएगा। तो फिर इनकमिंग इम्पल्स जो चाहे तो भी वो मेमोरी के साथ मिल नहीं सकेगी। तो काम तो यही करना है हमें कि भाई किस तरह हमारा नीचे का वाल खुल जाए और ऊपर का वाल बंद हो जाए, ताकि हम जो इम्पल्स जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर न जा पाए और विचार बन नहीं पाए। और इसके लिए ये थोड़ा बहुत मूलबंद वगैरह जरूरी है। जालंधर का तो दूसरे कुछ और पर्पस भी है, तो वो तो थिंकिंग की प्रोसेस को कम करने के लिए है, क्योंकि जब ब्रेन की ओर ब्लड ज़्यादा जाता है तो थिंकिंग ज़्यादा रहता है। अब जब आप जालंधर बंद करते हैं तो वहाँ ब्रेन की ओर थिंकिंग जो है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारे साइड में दो नस है, इसको कैरोटाइड नर्व्स कहते हैं, कैरोटाइड नर्व। वो कैरोटाइड के ऊपर जालंधर बंद के अंदर दबाव आता है तो ब्लड का फ्लो जो है ब्रेन की ओर जाना बहुत कम हो जाता है, और इसके कारण जो है वो विचार थोड़े कम होते हैं। वो एक जालंधर बंद का फायदा है। बाकी मेन जो हमें काम करना है वो सुषुम्ना का किस तरह खुल सके वही हमें देखना है। ठीक है, तो ये जो आकृति है उसमें भी लिखा है नीचे का वाल और ऊपर का वाल के पास। हाँ, बिल्कुल जो अभी आपने बताया। जी। तो आकृति में वो स्पष्ट तरह से दिख रहा है। हाँ, दिखा है, और कई बार उन्होंने ये बात तो लिखी भी है, कई बार इसका जिक्र किया है योग सूत्र के अंदर, पर्पस के अंदर, सब जगह ये बात तो उन्होंने लिखी है। और डायग्राम के बारे में जब समझाते हैं तब भी ये बात की है कि भाई ये जो 3AB 3 वगैरह जो स्टेजिस है उसके अंदर यही मेन चीज है कि ये वाल कौन सा अभी चालू है, इसके ऊपर से ही आपका 3A 3B 3C वगैरह बनेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, कोई प्रश्न है मैं अगले सेशन में पूछूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पूछना। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। थैंक यू तारा साहब। थैंक यू બધાને થેન્ક યુ, અને નવા વર્ષની એડવાન્સમાં શુભેચ્છા, ફરી મળીશું।